Dear students, I am Ravindra Gurjar, RG sir, in front of you welcomes you on the digital platform of Royal. ओके तो आज मैं आपके सामने बात करने आया हूँ किसके बारे में, CUET के पेपर के बारे में। तो जैसा कि सबको पता है PCM PCB वालों ग्रुप के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं CUET के, और पहला पेपर जो कल था PCM वालों PCB वालों ग्रुप का वो कल हुआ था। उसमें फिजिक्स का पोर्शन कैसा था, किस लेवल की फिजिक्स आई थी, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और क्या क्वेश्चंस रिपीटेशन की संभावना है कि आने वाले जो 6 या 7 दिनों में बच्चे पेपर दे रहे हैं, है ना, जो भी अपकमिंग पेपर देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइप का क्वेश्चन आया था, आपको और क्या करना चाहिए कि किस टाइप से आपका पेपर और अच्छा हो सके। ठीक है ना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए, तो क्वेश्चन पेपर को पहली बार देखने पे आपको बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल लग रहा है ना। पेपर जो पहली बार अटेम्प्ट देख रहा हूँ तो पहली बार देखने पे लग रहा है पेपर क्या था, इजी टू मॉडरेट था। पेपर का लेवल टफ नहीं था, पेपर का लेवल क्या था ना, टफ नहीं था, इजी से मॉडरेट पेपर था। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बताऊंगा कि क्वेश्चन जो आया था वो आया था गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से रिलेटेड। किससे आया था ना, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से रिलेटेड। गॉस थ्योरम से जो आपने जो डेरिवेशन किए थे, एक क्वेश्चन आया था कि मैट्रिक्स मैच का था और द्वारा दे रखा था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या दे रखा था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था आपको 2k लैम्बडा बाय आर। क्या दे रखा था ना, 2k लैम्बडा बाय आर। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय आर स्क्वायर। और ऐसे एक आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे और 4 ऑप्शन के सामने आपको दे दिया था लाइन चार्ज कौन सा होगा, चार्ज शीट कौन सा होगा, स्फेरिकल शेल कौन सा होगा, है ना। और ऐसे आपको क्या करना था ना, मैट्रिक्स मैच करना था, है ना। तो एक ऑप्शन ऐसा था, तो 4 ऑप्शन दे रखे थे और आपको क्या करना था, मैट्रिक्स मैच। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिन जिन बच्चों को डायरेक्ट रिजल्ट याद है, फॉर्मूला याद है, तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पूरे डाटा तो नहीं लिख पाया हूँ, पर जो जो कंडीशन दे रखी थी उसने 3 ऑप्शन ही बताए बच्चे ने, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा ना, इसका आंसर क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, चार्ज शीट का होता है, 2k लैम्बडा बाय आर किसका होता है, लाइन चार्ज का होता है, और स्फेरिकल शेल का क्या होता है, KQ बाय आर स्क्वायर होता है। क्या क्या था, KQ बाय आर स्क्वायर होता है। तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन एक उन्होंने पूछा था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो सकता है। ठीक है ना, ओके। और क्या क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया था कि आपको पता है जो स्फेरिकल शेल होता है, क्या होता है ना, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। 3-4 ऑप्शन दे रखे थे उसने और आपको बोला था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो मुझे बताया कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, 0, और अंदर की तरफ जो पोटेंशियल होता है वो उसने बोला था V = V0। और जहाँ पे उसने साइड में दे दिया, जहाँ पे V0 क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस, क्या दे दिया, पोटेंशियल एट सरफेस। तो बच्चे को इतना सा नॉलेज होना चाहिए कि यह सही था या गलत था। तो ये आंसर क्या था, सही था। क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ पोटेंशियल वही होता है जो कहाँ होता था, सरफेस पे, वही होता है जो सरफेस पे होता है। इसलिए अगर बोला था कि एक चार्ज स्फीयर है जहाँ पे चार्ज का हटा बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ पोटेंशियल 0 नहीं होगा, अंदर की तरफ पोटेंशियल वही होगा जो कौन सा होगा डा, सरफेस पे होगा। कौन सा होगा डा, सरफेस पे होगा। ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन ये सामने आपके हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने दे रखा था कि सर V दे दिया, है ना, V मान लो उसने दे दिया 10 वोल्ट और उसने करंट रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम, है ना। डाटा चेंज हो सकते हैं, पर हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन था कि अगर V दे दिया और आपको दे गया R, और आपसे पूछा कि जो करंट फ्लो होगी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। V दे रखा है, R दे रखा है, तो उससे I = आप क्या निकाल दोगे, V/R। क्या निकाल दोगे, V/R। तो आपको वोल्टेज दे रखा था 10, वोल्टेज कितना दे रखा था, 10 दे रखा था, ओके। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा था आपको, 2 ओम दे रखा था। तो आपकी करंट कितनी आएगी, 5 एम्पियर। और I = NE/T, I = क्या होता है, Q/T, I = क्या होता है ना, Q/T होता है, और Q = क्या होता है, NE। सब बच्चों को पता है I = क्या होता है, Q/T, और Q कितना होता है, NE। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो IT/E से, IT/E। I की वैल्यू रख दोगे आप कितने, 5 एम्पियर, है ना, पर सेकंड में उसने पूछा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁻19। तो ये आपका बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। मैं बहुत थोड़ा सा फटाफट बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, है ना।
तो उसने कार्बन का कलर कोड जो रिसेंटली सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा चुका है ना, ये सीबीएसई वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा है, तो ध्यान रखना कलर कोड पूछा था उसने, आपको वैल्यू देती थी उसने 2.3 इंटू 10 की पावर 2 और उसने बोला इस कलर कोड में तीसरा रजिस्टर या तीसरा कलर कौन सा होगा। तो बच्चों को पता है कि आपको पता था फर्स्ट डिजिट को बताता है, सेकंड वाला डिजिट जो होता है सेकंड कलर को बताता है, थर्ड वाला जो मल्टीप्लायर होता है वो थर्ड डिजिट को बताता है। पर उसमें याद रखना होता है अगर ये 23 इंटू 10 की पावर 2 लिखा होता तो उसमें पावर 10 की पावर 2 लिखते था, पर मुझे पता है कि 2 डिजिट के बीच में पॉइंट नहीं आता है, तो पहले तो आपको ये पॉइंट हटाना पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ कट गया, कितना आया 1, तो आया 23 इंटू 10 की पावर 1 आ गया। तो आपको कलर कोड की टेबल याद होनी चाहिए। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये पूरी टेबल से बनती है। तो आपका 10 की पावर 1 आ रहा है, तो काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 1 से लेके, तो 10 की पावर 1 में कौन सा होगा, ब्राउन कलर होगा। कौन सा होगा, ब्राउन कलर। तो कैसा आएगा बेटा, ब्राउन कलर होगा। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूछा था। तो देखो करंट के 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन उसने किसके पूछ लिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पूछ लिया। ओके, आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, है ना, आफ्टर दैट मैं बात करूं तो आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था, क्या बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एमईसी का एक बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि अगर चार्ज पार्टिकल कितने पे एंटर होता है, पैरेलल एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है बेटा, पैरेलल एंटर करता है, तो उसका पाथ कैसा होगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको नोट्स में भी लिखवा रखा है, बच्चों को पता होता है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है, क्या करता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है, तो पैरेलल मूव करता था थीटा कितना होता है 0, और एंटी पैरेलल मूव करता तो थीटा कितना होता है 180 डिग्री। तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है बेटा, बोलो, क्यू वी बी साइन थीटा या साइन 0 रख दो, तो क्यू वी बी साइन 0 वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो फोर्स कितना आ जाएगा 0, फोर्स कितना आएगा 0। और पाथ जो होता है, पथ जो चलता है, पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो देखो बेटा आपका एक क्वेश्चन था, ऑप्शन आया था, पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, पथ कैसा होता है, एक रेखिक पथ होता है। तो 100% लिख के ले लो कि 90 थीटा वाला, थीटा जो है 90 डिग्री वाला, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जो एक केस बनता है, उसमें आपको पता है पाथ कैसा बनता है, सर्कुलर पाथ। वो आपके अपकमिंग CUT के जितने भी पेपर है उसमें से किसी न किसी में से CUT में 100% एक क्वेश्चन आएगा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर पाथ कैसा होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर पाथ कैसा होता है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। एक ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आया था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो आप सबको पता है सर, स्टेप डाउन या अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें हम चाहते हैं कि सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से क्या हो, कम हो। अच्छा, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा कर देते हैं, और इससे क्या इफेक्ट आता है, तो इससे इफेक्ट आता है कि सेकेंडरी की करंट कम हो जाती है और प्राइमरी की क्या होती है, ज़्यादा। तो आपका आंसर यही था कि क्या होता है, तो उसने ऑप्शन दे रखा था क्या होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि सेकेंडरी की करंट डिक्रीज़ हो जाती है ना, सेकेंडरी की जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये ऑप्शन आपको दे रखा था, तो ये क्वेश्चन भी आपका कल के पेपर में आया था। एक क्वेश्चन और आया था कि ऐसे मटेरियल का नाम बताओ जिसका काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति नेगेटिव होती है, तो डाया पेरा फेरो। तो फर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनका काई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे और आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कि किसका जो म्यू होता है 0 है, नॉन 0 होता है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। तो आप मान के चलना मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा डा, मैग्नेटिक एंड मटेरियल, तो मैग्नेटिक एंड मटेरियल वाला जो चैप्टर है वो आपका एक इम्पोर्टेंट बनने वाला है। तो सबके काई किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, किसका म्यू आर पॉजिटिव, किसका म्यू आर नेगेटिव, किसका म्यू आर सबसे ज़्यादा होता है, सबका कम होता है ना। तो वो डिफरेंशिएट वाली जो टेबल अपन ने बनाई है वो आप डिफरेंशिएशन टेबल पूरी पढ़ के जाना। अपकमिंग एग्जाम में 100% उस टेबल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, है ना। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आए, तो आप मान के चलना कि आपके भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया।
फिर AC वाला जो चैप्टर था, AC वाले चैप्टर में आपको क्या दे दिया था बेटा, उसने R की वैल्यू दे रखी थी XL और XC, XL और XC दे रखा था। उसने क्या है, एक AC सोर्स दिया था, R दिया था और XC दे दिया था, XL दे दिया था, और उसने बोला था फेज डिफरेंस कितना आएगा। उसने क्या पूछा था, फेज डिफरेंस कितना आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको फेज डिफरेंस फाई निकालना था। तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, फाई की वैल्यू क्या आएगी। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आप सबसे पहले क्या निकालो, Z निकाल लो। Z का फॉर्मूला क्या आएगा, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z आ गया, तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, R/Z। cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/Z। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे निकल के सामने आया। तो इसने यहाँ पे cos फाई या फाई, cos फाई से क्या निकल जाएगा, फाई निकल जाएगा। तो आप यहाँ मान के चलना पावर फैक्टर वाली चीज़ें है, और आप दूसरों के एंगल फेज डिफरेंस वाले फॉर्मूले है वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। अगला क्वेश्चन देखो कि लेंस का नियम क्या शो करता है, व्हाट लेंस लॉ गिव्स। लेंस लॉ पता है सबको, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देता है। ये ऑप्शन सही था, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देता है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो बताता है वो कौन है, लेंस का लॉ। क्या है, लेंस लॉ। तो लेंस लॉ क्या करता है, लेंस लॉ क्या करता है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देता है। ये भी आपका कल का क्वेश्चन था, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं बच्चों को कह रहा हूँ, हर बच्चे के वापस रिपीट हो सकता है ना। E0/B0 का रेशियो इक्वल टू क्या होता है, C होता है। E0/B0 का रेशियो क्या होता है, C होता है। इससे रिलेटेड एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, है ना कि आपको B0 दे रखा था, E0 दे रखा था, ठीक है, उसमें से एक दे रखा था और एक कैलकुलेट करना था, है ना। आपको क्वेश्चन यही था, B0 की वैल्यू जो दे रखी थी 61, क्या दे रखी थी बेटा, 61, और आपको पूछ लिया E0 की वैल्यू क्या होगी। तो E0 की वैल्यू देखो सामने पता पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, B0 इंटू C हो जाएगा। B0 की वैल्यू क्या हो गई, 61, क्या हो गई, 61 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8, तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 6, तो 183 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इस टाइप का क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था, क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था। तो E0/B0 का रेशियो क्या होता है, C होता है। 100% ऐसा क्वेश्चन वापस आपको मिल सकता है E0/B0 के रेशियो से, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आपको सबको पता होना चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी रेंज देख लेना, गोकू वेम्बार, मैंने बच्चों को याद करवाया था, गोकू वेम्बार। सबसे पहले कौन होता है, गामा होता है, फिर कौन होता है, एक्सरे होता है, फिर होता है अल्ट्रावायलेट होता है, फिर होता है विजिबल होता है, फिर होता है कौन होता है, इंफ्रारेड, ठीक है, कौन होता है, इंफ्रारेड, फिर होता है माइक्रोवेव, क्या होता है, माइक्रोवेव, फिर होता है रेडियो वेव्स, क्या होता है, रेडियो वेव्स। आपको पता होना चाहिए ये इनका क्या होता है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये होता है इनके फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, तो वेवलेंथ, ये क्वेश्चन भी मान के चलना आपके कुछ आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो की। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा की। तो इसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से एक क्वेश्चन पूछा था आपके CUT 2023 के पेपर में, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था YDSC में, क्या बेटा, YDSC में, ये मैंने आपको क्लास में भी कितनी बार करवाया होगा। YDSC में वाइट लाइट यूज़ कर ले, है ना, पता है ना आपको। YDSC की कंडीशन क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट यूज़ कर ले तो क्या होगा। तो आपको समझाया था अपन ने कि मोनोक्रोमेटिक की जगह अगर वाइट लाइट यूज़ कर ले तो बीच में तो आपकी फ्रिंज विड्थ जो होती है वो क्या होती है, चमकीली बनती है, क्या, चमकीली ब्राइट बनती है। फिर आपका क्या बनता है, विबग्योर, सबके बना विबग्योर। यहाँ पे आपका बनता है वॉलेट, क्या होता है, वॉलेट बनता है। और सबसे लास्ट वाला कलर कौन सा बनता है, रेड, क्या बनता है, रेड। ऐसी फ्रिंज बनती है, ध्यान रखना बच्चे, याद कर लेना। तो बीच में तो क्या बनती है, वाइट बनती है, वाइट बनती है। फिर क्या बनता है, विबग्योर, क्या बनता है, विबग्योर। में बच्चों को ऐसे याद करवाया था, है ना, लिखवाया भी था। तो वाइट लाइट यूज़ कर ले YDSC में तो क्या होता है, तो बीच वाला तो वाइट या ब्राइट बनता है, क्या बनता है, वाइट या ब्राइट बनेगी, वाइट या ब्राइट बनेगी। और साइड साइड में क्या बनता है, विबग्योर बनता है, साइड साइड में क्या बनता है, विबग्योर। ये क्वेश्चन भी आपका आया था, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, फिर उसने और क्या क्वेश्चन पूछा था, उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से सत्य कथन चुनिए, और उसमें ऑप्शन दे रखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो EV0 होती है, सही है। ये ऑप्शन सबको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, EV0 होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था इस पर कि स्टॉपिंग वोल्टेज जो V0 होता है उस पर आवृत्ति का प्रभाव क्या होता है, आवृत्ति का प्रभाव क्या होता है। तो हर बच्चे को जिसको ग्राफ याद है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो ग्राफ है ऐसा ग्राफ था, है ना। ये V01 होता है, ये क्या होता है मेरा, V02 होता है। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। तो ये आपका ऑप्शन था, है ना,
कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपका ऑप्शन आया था कि आवृत्ति बढ़ने पर स्टॉपिंग वोल्टेज पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो बढ़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन उसने दिया था 1He3 और 2He3, 1He3 और 2He3, है ना, उसमें से चूज करना था कि ये कौन कौन से हैं, ये समबारिक है, समस्थानिक है, क्या है, ठीक है ना। आइसोबैरिक सॉरी समबारिक है, ठीक है, समस्थानिक है, क्या है ना, आइसोबार है, आइसोटॉप है, क्या है। तो आपको पता है मास सेम है तो क्या होगा ना, आइसोबार है। तो इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आया था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो मुझे याद आ रहा है। एक क्वेश्चन आया था मास डिफेक्ट का, क्या आया था, मास डिफेक्ट का, ZMP प्लस A माइनस ZMN, A माइनस ZMN माइनस MX, है ना। यहाँ से क्या निकलेगा ना, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का भी एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। तो ZMP प्लस A माइनस Z इंटू MN, उससे क्या आया, मास डिफेक्ट का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आया था कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है, कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है। और वो देख रहा था कि फोटो डायोड जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होती है, वो इलेक्ट्रिकल करंट को फोटो में करंट करती है, नहीं, उल्टा होता है। फोटो का सिग्नल को, है ना, लाइट वाले सिग्नल को क्या है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होती है, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, ये ऑप्शन आया। तो मान के चलना बेटा, आपके जितने भी डिवाइसेस है उन सब डिवाइसेस के आप ग्राफ याद कर जाना, और बेसिक मेजर उनके क्या फंक्शंस होते हैं, किसका क्या नाम है। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है ना। फोटो डायोड का काम क्या होता है कि लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एलईडी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो किसके लिए, एलईडी बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। तो इस बेसिक टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन आया था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो उसने बोला था फोटो डिवाइसेस जो होती है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल को लाइट में बदलती है। जो ऑप्शन क्या था, गलत। होना क्या चाहिए था बेटा, किसको किस में बदलता है, ठीक है, लाइट को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल में बदलता है। ओके, एक मॉड्यूलस इंडेक्स, ये बच्चों ने CBSE में नहीं पढ़ा है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है AM/AC, क्या होता है ना, AM/AC। ये फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। AM दे रखा था 2, AC दे रखा था 10, तो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो आएगा वो कितना आएगा, 0.2। तो मैं बच्चों को यहीं पे सजेस्ट कर देता हूँ, एक फॉर्मूला और याद कर लेना, Vmax माइनस V मिनिमम अपॉन Vmax प्लस V मिनिमम। कि बेटा जब पैटर्न पेपर मैच होता है तो 100% ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा कि आपको मैक्सिमम वोल्टेज दे देगा, मिनिमम वोल्टेज दे देगा, और उससे आपका क्या निकलेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकलेगा। ये आपका कम्युनिकेशन वाले चैप्टर का टॉपिक था, 15 चैप्टर का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका आया था, ये क्वेश्चन आया था, और इसी के रिगार्डिंग आप उस टाइप के क्वेश्चन भी देख सकते हो। 100% ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आएगा ही आएगा, मान के चलना, ठीक है ना। चलिए, और आपका जो रे ऑप्टिक्स था उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। म्यू बराबर क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ दोनों दे रखी थी, और आपसे म्यू पूछा था, क्या पूछा था, म्यू मीडियम का क्या पूछा था, म्यू पूछा था, अपरेंट डेप्थ, है ना। तो म्यू निकालना था, रियल डेप्थ दे रखी थी, अपरेंट डेप्थ दे रखी थी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए, एक बहुत था कि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो होता है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ होती है, ये भी आपका 15 चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये भी चीज़ें पढ़ के जाना। तो ग्राउंड वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से होती है, 50 किलोहर्ट्ज से लेके क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी, याद होता आपको, है ना। और 4 ऑप्शन आपको ऐसे ही दे रखे थे जिससे आपको क्लियर पता पड़ जाए कि ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए होता है। क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए होता है। तो आपको रेंज दे रखी थी, तो आपको पता होना चाहिए ग्राउंड किसके लिए होता है, इसके किसके लिए होता है ना, और स्पेस वेव प्रोपोगेशन किसके लिए होता है। ये बेसिक सारी चीज़ें पढ़ के जाना। तो स्पेस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये पढ़ के जाना। ग्राउंड वेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, ये पढ़ के जाना, है ना। और स्काई वेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, ये पढ़ के जाना, है ना। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए अपन ने पढ़ा था, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए एंटीना की हाइट का जो फॉर्मूला था, है ना, रेंज का फॉर्मूला था √2HTR, है ना। इस वाले पे 100% कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा। या लाइन ऑफ साइट के लिए ये तो सिर्फ एंटीना की हाइट का, लाइन ऑफ साइट में लेके ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों वाला होता है। तो आपकी रेंज जो आती है वो क्या आती है, √2HTR प्लस √2HT इंटू हाइट ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों के रिगार्डिंग। तो इस फॉर्मूले पे 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, मान के चलना। आप ये क्वेश्चन भी करके जाना, है ना। तो आपको मैंने कम से कम ये 20, 25, 30 क्वेश्चन जो बताए हैं, ठीक है, ये आपके CUT के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। डाटा हो सकता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, पर हाँ
इस टॉपिक पे, इन टॉपिक्स के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको मेजर कंसर्न रखता है आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, एक बहुत अच्छा पोर्शन है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन, वहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मैग्नेटिक एंड मटेरियल बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो बहुत जल्दी टाइम में रिवाइज हो जाएगा। तो सारी फ्रीक्वेंसी रेंज और आपको सब ये याद कर लेनी है, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया।